प्रिय दर्शकों, किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन में 2 बार ही माँ बाप रोते हैं। एक जब बेटी घर छोड़े, दूसरा जब बेटा मुंह मोड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है अपमान का बदला। सास ससुर को अपमानित करके दाने दाने को मोहताज करने वाली बहू अपने मायके पहुंचकर जो देखती है उससे तो उसकी आत्मा कांप उठी। प्रिय दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप इस कहानी को पूरे अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंत को सुनकर आप पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। 70 वर्षीय सुमित्रा जी आज डरी सहमी किचन में खीर बना रही थीं। तभी अचानक उनके पति की आवाज आती है, अरे सुनती हो भाग्यवान, आज हमारे विवाह की 50वीं सालगिरह है। तुमने कुछ सोचा भी है कैसे मनाना है यह दिन? जगदीश जी ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी सुमित्रा जी से पूछा तो वे जल्दी से किचन से बाहर आती हैं और कहती हैं, अजी मनाना क्या है, अब तो हमारी उम्र हो चली है। अगर अब सालगिरह मनाएंगे तो सब लोग हंसेंगे हम पर। अपनी पत्नी की बातें सुनकर जगदीश जी ने कहा, अच्छा चलो छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ, हमारी शादी को इतने साल बीत गए, आज 50 साल हो चुके हैं। तुमने मुझसे कभी कोई मांग नहीं रखी। आज के खास मौके पर मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो बताओ। मैंने अपनी बुढ़ापा पेंशन के कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने आखिरी समय से पहले अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। अजी कैसी बातें करते हैं आप? अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर कोई ऐसे मनहूस शब्द अपने मुंह से निकालता है? ऐसा कहते हुए सुमित्रा जी थोड़ी सी नाराज हो गईं। तब जगदीश जी ने उन्हें मनाते हुए कहा, अच्छा तो सुमित्रा, तुम क्या बना रही हो? मुझे किचन से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। इस पर सुमित्रा जी ने बोला, आज के खास मौके पर मैं आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है, अभी लेकर आती हूँ, साथ बैठकर खाएंगे। सुमित्रा जी तुरंत रसोई घर में गई और एक प्लेट में अच्छे से खीर को सजाकर अपने पति के लिए लेकर आई और कहने लगी कि अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर हम सबसे पहले खीर खाकर अपना मुंह मीठा करेंगे। इतने बरस हो गए हैं हमारी शादी को और हमारा साथ अब तक बना हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक यह साथ बना रहे और आपसे पहले मैं भगवान के पास जाऊं। सुमित्रा जी और जगदीश जी खीर खाते हुए एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए खुशियां बांट रहे थे। तभी अचानक उनकी बहू सरिता घर आ पहुंची और यह सारा दृश्य देखने लगी और अपने सास ससुर को मुस्कुराते हुए देखकर उसके तन बदन में आग जैसी लग गई और गुस्से में पैर पटकते हुए आई और बोली, जरा सी देर के लिए बाहर क्या निकली और मन मर्जी शुरू हो गई आप लोगों की। और यह क्या खीर बनाई है? मुझसे बिना पूछे, मेरी इजाजत के बिना मेरी रसोई में कदम कैसे रखा आपने? बुढ़ापे में जिभ का चटोरापन कम नहीं हुआ आप लोगों का? थोड़ी देरी के लिए बच्चों के स्कूल क्या चली गई कि आप दोनों ने तो मौज बनानी शुरू कर दी। चुपचाप अपने कमरे में बैठा नहीं जाता क्या तुम दोनों से? पैर कब्र में लटके हैं आप दोनों के और मेरी पीठ पीछे पार्टी चल रही है। यह सुनने के बाद जगदीश जी से रहा नहीं गया, उनके सब्र का बांध टूट गया और बोले, बहू तुम शायद भूल रही हो कि यह घर तुमसे पहले हमारा है और हम इस घर में अपने मन मर्जी से रह सकते हैं और जो चीज चाहे वह पकाकर खा सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं। तभी सरिता ने बड़ी बेशर्मी से अपने ससुर को तपाक से जवाब दिया और कहा कि यह आप लोगों का घर नहीं है और यदि इस घर में रहना है तो आप लोगों को मेरे हिसाब से ही रहना होगा, वरना दरवाजा खुला है, आप लोग जा सकते हैं। और भी एक बेटा है आपका, हमने ठेका नहीं ले रखा है आप दोनों का। अच्छा पापा जी, या फिर कुछ अलग से तो नहीं दिया आपने हम लोगों को? जो जेठानी जी को दिया है वही तो मेरे पास है। तभी सुमित्रा जी सहमी हुई आवाज में बोली, बहू हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो?
खीर ही तो बनाई है। इस पर सरिता जोर से चिल्लाई। मुझसे बिना पूछे कैसे बनाई आपने यह खीर? आपको यह मालूम नहीं क्या कि दूध कितना महंगा है? और फिर पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और फिर मुझे दही भी तो जमानी है। बच्चे भी लौट कर दूध मांगेंगे। अब कहाँ से आएगा दूध? सारा दूध तो तुम दोनों ने गटक लिए। हमेशा अपनी मन मर्जी करते हैं। फिर सुमित्रा जी बोली, बहू, मैंने ज्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़े से ही दूध की ही खीर बनाई है। वो भी बनाते समय काफी डरी सहमी थी। मुझे डर था कि तुम आने के बाद जरूर डांटोगी, लेकिन क्या करूं बहू, आज हमारी शादी की सालगिरह है, मुझे बनानी पड़ी। बहू, बाकी का दूध फ्रिज में रखा है, इसीलिए ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। फिर सरिता बोली, माँ जी, मुझे पाठ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तुम बूढ़ों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, आगे से मेरी इजाजत के बिना अगर मेरी रसोई में कदम भी रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस पर सुमित्रा जी बोली, बहू, हम अपने बेटे की कमाई खाते हैं, कौन सा तुम कमा रही हो जो इतना भड़क रही हो? और अगर थोड़ा सा खर्च भी कर लिया तो क्या बिगड़ गया? इतना सुनते ही सरिता का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसी समय सरिता की माँ वहां पहुंच गई। उन्होंने दरवाजे से ही अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुन ली, इसीलिए वह वहीं दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई और वहीं खड़े खड़े सारा नजारा देखने लगी। उन्होंने देखा कि सरिता ने झपटकर अपने सास ससुर के हाथ से खीर की कटोरी छीनकर नीचे फेंक दी और बोली, यह मेरा घर है और मैं इस घर की मालकिन हूँ, और आपका बेटा वह पहले हुआ करता था, अब वह मेरा पति है, और पत्नी की हर चीज पर सबसे पहले उसकी पत्नी का हक होता है, ना कि उसके बूढ़े माँ बाप का। अब जैसा मैं कहूँगी वही सब तुम्हें करना होगा, अपनी मर्जी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए सरिता गुस्से में तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा जी और जगदीश जी की आंखें भर आईं और वह अपने भाग्य पर रोने लगे। प्रिय दोस्तों, सुमित्रा जी और जगदीश जी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा रवि और छोटा बेटा राकेश। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने दोनों बेटों को दिन रात एक करके मेहनत करके मजदूरी करके अच्छे स्कूल में पढ़ाया, और पढ़ लिख कर बड़ा बेटा तो इंजीनियर बन गया और छोटा बेटा राकेश आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों माता पिता अपने बच्चे की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। दोनों ही बेटों ने प्रेम विवाह किया था। बड़ा बेटा रवि तो अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं पर इंजीनियरिंग का काम करने लगा, जबकि छोटा बेटा राकेश आर्मी में ऑफिसर था, तो वह अपनी ड्यूटी पर रहता था। सुमित्रा जी और जगदीश जी अपनी छोटी बहू सरिता के पास रहते थे। रमेश अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, जबकि उनके बड़े बेटे रवि को उनकी कुछ परवाह न थी। वह केवल अपनी गृहस्थी में ही रमा था और विदेश में रहता था। सरिता को इसी बात का गुस्सा रहता था कि वह बूढ़े बुढ़िया की देखभाल अकेले क्यों करे, इसीलिए वह अपने सास ससुर को तंग किया करती थी। प्रिय दोस्तों, इसी बात से जगदीश जी की आंखों से आज आंसू बह निकले। वे खुद को कोसने लगे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर क्यों नहीं रखा, क्यों उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया, और खुद कंगाल होकर इस कगार पर आ पहुंचे कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। दोनों बूढ़ा बुढ़िया इसी बातों को सोचकर रो रहे थे कि तभी सरिता अपने कमरे से निकलकर आती है और चिल्लाते हुए अपने सास ससुर से बदतमीजी से कहने लगी, अभी तक आप दोनों यही बैठे हैं? इतना भी समझ में नहीं आता कि फर्श पर गंदगी पड़ी हुई है तो कम से कम साफ ही कर दें। चलिए सासू माँ, उठिए और जल्दी से फर्श पर पड़ी हुई सारी खीर साफ कीजिए। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले। इतनी उम्र हो गई और इस बुढ़ापे में इन दोनों को रोमांस सूझ रहा है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। सरिता के ताने भरे स्वर और चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति डर गए और बेचारी सुमित्रा जी आंखों में आंसू लिए फर्श को साफ करने लगी और पोछा लगाने लगी और अपने कमरे में जाकर अश्रुधारा बहाने लगी।
और इधर बाहर दरवाजे की ओट में खड़ी सरिता की माँ मीरा जी यह सब देखकर अंदर तक हिल गईं और उल्टे पैरों से अपने घर वापस लौट गईं। घर आकर अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर धम से बैठ गईं। हैरानी से उनकी आंखें पथरा गई। वे लगातार एक ही दिशा में शून्यबद्ध तरीके से देखी जा रही थी। तभी उनकी बहू पलक ने देखा कि उसकी सासू माँ बहुत परेशान लग रही हैं। पलक जो अपनी सास का पूरा सम्मान करती थी और बहुत ख्याल भी रखती थी, अपनी सासू माँ को परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ माँ जी, आप तो दीदी के ससुराल गई थी ना, वह ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या, आप बहुत दुखी लग रही हैं। मीरा जी और उनकी बहू पलक की बातें सुनकर मीरा जी का बेटा प्रतीक भी वहां आ गया और बोला, क्या बात हो गई माँ, आप इतना परेशान क्यों हैं। तभी मीरा जी रूधे गले से बोली, बेटा मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने तुम दोनों को ही अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु न जाने फिर सरिता ने हमारे संस्कारों को क्यों शर्मिंदा कर दिया। हमारी परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी, फिर क्यों हम उसे इंसानियत का पाठ पढ़ा नहीं सकें। ऐसा कहते कहते बेचारी मीरा जी की आंखें भर आईं। दोस्तों, माता पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व रहता है और वे चाहते हैं कि उनकी बेटी जहाँ जाए उनका सिर ऊंचा रखे, उनके संस्कारों को शर्मिंदा न करें। परंतु यदि उन्हीं माता पिता को अपनी बेटी की यह हरकत देखने को मिलती है तो उन्हें कितना दुख होता है, यह केवल वही जानते हैं। आज वही सब मीरा जी पर बीत रहा था। वह बहुत दुखी थी, अंदर ही अंदर अपनी बेटी का व्यवहार उनके दिल को कचोटता जा रहा था। उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा कि आज मैं सरिता के घर पहुंची तो मैंने देखा कि वह अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। यह सुनकर प्रतीक गुस्से में आया और बोला, तो माँ आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं, आपको उसे डांटना चाहिए था, उसे फटकार लगाना चाहिए था। इस पर मीरा जी बोली, बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह इस तरह का व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत तक ना हुई कि उसके पास जाऊं। उसके सास ससुर इतने भले इंसान हैं कि मैं उनके सामने अपना चेहरा कैसे दिखाती, उनसे नजरें कैसे मिलाती। तभी तो मैं बाहर से ही वापस लौट आई। आगे मीरा जी फिर बोली, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ वह बात सुनकर तुम दुखी मत होना। मुझे लगता है कि हमें सरिता से अपना रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। अपनी माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर प्रतीक हैरान रह गया। तभी पलक अपनी सासू माँ को टोकते हुए कहने लगी, नहीं माँ जी, आप ऐसा सोच कैसे सकती हैं, आखिर वह आपकी बेटी है और अगर औलाद अपने रास्ते से भटक जाती है तो उसे सही रास्ते पर लाना माँ बाप का कर्तव्य होता है। रिश्ता तोड़ने से किसी के व्यवहार में बदलाव नहीं आता। तभी मीरा जी कहने लगी, आज मैं बहुत ही लाचार महसूस कर रही हूँ बहू। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपनी बेटी सरिता को दुनिया की सारी खुशी दी थी, सब कुछ दिया, लेकिन उसे एक अच्छा इंसान तक नहीं बना सकी। तभी पलक ने अपने सासू माँ को संभाला और कहा, माँ जी यह सब छोड़िए, यह वक्त टूटने का नहीं है, आपको खुद को संभालना होगा। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और दीदी यहाँ पर आएंगी। आगे मैं सब संभाल लूंगी। मैं जानती हूँ कि आगे क्या करना है, आप चिंता मत कीजिए। अपनी बहू की ढाढ़स भरी और उम्मीद भरी बातें सुनकर मीरा जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें कुछ राहत महसूस हुई तो वह बोली, ठीक है बहू, मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। प्रिय दोस्तों, रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले ही सरिता हमेशा की तरह उनकी तैयारी में जुट गई और अपने भाई के लिए राखियां और मिठाइयां खरीद ले आई। अपने मायके जाने के बारे में सोच सोचकर वह मन ही मन बड़ी प्रसन्न थी। रक्षाबंधन के त्यौहार पर खुशी खुशी मायके पहुंच गई। आते ही वह अपने भाई और भाभी से मिली। उसकी नजरें अपनी माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। आ गई दीदी, आइए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, पलक ने कहा। फिर सरिता बोली, नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे प्यास नहीं लगी है, कुछ खाने का मन भी नहीं है, आप बस यह बताइए कि माँ कहाँ है।
सरिता की बातें सुनकर पलक ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, अरे होगी यहीं कहीं, मुझे क्या मालूम, मैं कोई उनके आगे पीछे थोड़ी ना घूमती रहती हूँ, मुझे घर के भी और काम करने होते हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर सरिता हैरान रह गई और प्रतीक बोला, अरे सरिता तुम आ गई, कैसी हो तुम, जीजाजी कैसे हैं? इस पर सरिता ने जवाब देते हुए कहा, वह तो ठीक है भैया, अगले महीने आएंगे, लेकिन माँ नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वह? सरिता ने फिर से वही प्रश्न किया और परेशान होकर सरिता खुद ही चारपाई से उठकर चारों तरफ घर में आवाज लगाती हुई अपनी माँ को ढूंढने लगी। माँ, माँ कहाँ हैं आप? देखो आपकी सरिता आई है। सरिता का अपनी माँ से बहुत लगाव था, परंतु मीरा जी कुछ नहीं बोली। तभी सरिता की नजर बाथरूम के पास गई। उसने देखा कि उसकी माँ बाथरूम के बाहर पड़ी है। वह दौड़कर उसके पास गई। माँ, आपको क्या हो गया? आप ऐसी हालत में क्यों यहाँ पड़ी हैं? तभी सरिता ने अपने भाई और भाभी को आवाज लगाई और बोली, तुम लोगों ने मेरी माँ को यहाँ क्यों रखा है? सरिता रोते हुए पूछने लगी। इस पर पलक ने जवाब दिया, अरे दीदी, आप इस बुढ़िया को छोड़ो, हर वक्त चटोरापन करती रहती है, इसीलिए पेट खराब हो गया और कल से पूरा कमरा दुर्गंध से भर दिया था इस बुढ़िया ने। अब बार बार बिस्तर गंदा नहीं करेगी, इसीलिए इसे बाथरूम के बाहर रख दिया है मैंने। अब ज्यादा परेशान नहीं करेगी अपनी भाभी की। यह सारी बातें सुनकर सरिता ने गुस्से में कहा, लेकिन भाभी, अगर माँ ने अपनी पसंद की कुछ चीजें भी खा ली तो क्या हो गया? बुढ़ापे में खाने का मन नहीं करता है क्या? आप इन्हें दवा दे देती, इनकी इतनी बेकदरी करने का क्या मतलब था? सरिता अपनी माँ को उठाकर उन्हें सहारा देकर उनके कमरे में ले जाती है, परंतु उसकी भाभी पलक उन्हें बिस्तर से नीचे उतार देती है और फर्श पर लिटा देती है, यह कहते हुए कि यह बुढ़िया सारा दिन बिस्तर गीला करेगी। इस पर सरिता की आंखों से आंसू बह निकले और चिल्लाने लगी, भाई भाभी, आप दोनों तो ऐसे न थे, आप लोगों को हो क्या गया है? फिर पलक ने कहा, दीदी, आप हमारे मामले में ना बोलें तो ही ठीक है। यह अब आपका घर नहीं है, यह मेरा घर है। पति के घर पर सबसे पहला हक उसकी पत्नी का होता है। मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही करूंगी। आप इस घर की मेहमान हैं और मैं इस घर की मालकिन। तभी सरिता गुस्से में बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा भी इस घर पर हक है। आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? तुम लोग एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? अरे कम से कम बुढ़ापे में इनकी उम्र का तो लिहाज करो। और भाई, तुम भी अपनी पत्नी का ही साथ दे रहे हो। वह मेरी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है, इतने बुरे तरीके से पेश आ रही है, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी अपनी पत्नी के गुलाम हो गए हैं। और भाभी, अगर आप इस घर की मालकिन हैं तो यह घर मेरी माँ के बेटे का भी है। आप यह सब कैसे भूल गए? तभी अपनी बेटी की बातों को सुनकर मीरा जी को बहुत गुस्सा आया। वह उसी समय उठकर बैठ गई और अपनी बेटी के गाल पर एक जोरदार चटाक से तमाचा जड़ दिया। यह सब देखकर सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। तमाचे से लाल हुए अपने गाल पर हाथ रखकर सरिता गुस्से से खड़ी हो गई। यह सब क्या है माँ? तभी मीरा जी गुस्से में बोली, तुम चुप ही रहो सरिता, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अब हैरान तो ऐसे होकर खड़ी हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। जिस इंसान की तू पत्नी है, उसी इंसान के माँ बाप के साथ, यानी कि अपने सास ससुर के साथ तू जिस लहजे में पेश आती है ना, उन्हें दुखी करती है, परेशान करती है। यदि वह अपनी पसंद का कुछ खाना चाहे तो उनके हाथ से छीनकर फेंक देती है। उनसे इतनी ऊंची आवाज में बात करती है, उन्हें तंग करती है, खाने पीने के लिए भी तड़पा देती है। उनके साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले तुझे यह सब बातें याद नहीं आई? यह बात सुनकर सरिता हैरान रह गई और बोली, आपको यह सब कैसे मालूम हुआ? बेशर्म लड़की, जब तुम अपने सास ससुर की फटकार लगा रही थी, मैं दरवाजे की ओट में खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। दरअसल तुम्हारे भैया का प्रमोशन हुआ था, इसी खुशी में मैं तुम्हें मिठाई देने और तुम्हें देखने गई थी,
लेकिन उसी दिन यह सब देखने के बाद उसी दिन ही तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहती थी, परंतु तुम्हारी भाभी ने मुझे समझाया तो मैं संभल गई और मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। यह सुनकर सरिता धम्म से जमीन पर बैठ गई और सोच में पड़ गई। फिर मीरा जी बोली, सरिता, हमने तो तुम्हारे सारे शौक पूरे किए थे, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे, और जिस आदमी की तू पत्नी है उसी के माँ बाप का तिरस्कार कर रही है। जिस आदमी के पैसों से तू ऐश करती है उसी के जन्मदाता को डांटती है, फटकार लगाती है, उनकी बेइज्जती करती है। क्या मैंने और तेरे पिता ने तुझे यही संस्कार दिए थे? जरा सोच, तेरे स्वर्गवासी पिता जब तुझे ऐसा व्यवहार करते देखते होंगे तो उनकी आत्मा को क्या शांति मिल सकती है? अगर तेरे पति को तेरे किए गए व्यवहार के बारे में पता चला तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? क्या उसके साथ तेरा रिश्ता अच्छा रह पाएगा? तू उसके बूढ़े माँ बाप को इतना दुख देती है, क्या वह तुझे कभी माफ कर पाएगा? अरे वह तो तेरे साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर देगा। बेटा, क्या आज से पहले कभी तूने अपने भाभी को मेरा तिरस्कार करते हुए देखा? तुमने देखा है ना कि तुम्हारी भाभी मेरा कितना सम्मान करती है, मुझे भगवान की तरह पूजती है। कितनी संस्कारी है वह, दिन रात मेरी सेवा करती है और आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की। हमेशा मम्मी जी कहकर मेरे आगे पीछे डोलती रहती है। और बेटी, तुम ऐसे कैसे बन गई? कब से तुम इतनी खुदगर्ज हो गई? इतना सुनते ही सरिता फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं केवल यही सोच रही थी कि मेरा रिश्ता केवल मेरे पति के साथ है और मेरे साथ मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जी और मेरे हिस्से में आने चाहिए, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर चले गए। इस बात पर मुझे गुस्सा आता था कि मैं अकेले ही क्यों रखूं, हक तो दोनों का बराबर है। इस पर सरिता की माँ मीरा जी उसे समझाते हुए कहती हैं, बेटी, उनकी करनी उनके साथ है, लेकिन तेरी करनी तेरे साथ है। अगर वह तेरे सास ससुर को नहीं रखना चाहते तो वह उनकी गलती है, परंतु तुम क्यों पाप की भागीदार बन रही हो? अगर तुम भी ऐसा करोगी तो उनमें और तुम में फर्क क्या रह जाएगा? तू ही सोच बेटा। सरिता अपनी माँ और अपने भाई से माफ़ी मांगती है। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। आते ही वह अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है, माँ जी, बाबू जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने आपको कभी नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा ऐसा सलूक कभी नहीं करूँगी। सरिता के सास ससुर उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, बहू, तुम्हें मालूम है कि माता पिता को बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा उनके बच्चों की ज़रूरत होती है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए बहू, बस हम तो इतना ही कहते हैं कि तुम हमारे साथ प्यार से बोल बतिया लिया कर। हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। यह बात सुनकर सरिता आंसू पोंछते हुए कहने लगी, माँ, प्यार से बात करना ही नहीं, मैं आपको प्यार से खाना भी खिलाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी। ऐसा कहते हुए वह तुरंत रसोई में चली जाती है और झटपट स्वादिष्ट खीर बनाकर ले आती है और कहती है, लीजिए माँ, पिताजी, आप दोनों मेरे हाथ से खीर खाइए। यह सब देखकर सुमित्रा जी और जगदीश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने बहू को ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, हमें सदैव अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। हमारे संस्कार और संस्कृति ही हमारी अनमोल धरोहर और विरासत है। यदि हमने इसे खो दिया तो हमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मान के अधिकारी हैं और हमें उनका यह अधिकार उन्हें देना ही चाहिए। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी अवश्य लिखिएगा। प्रिय दर्शकों, आप सदैव स्वस्थ रहें और खुश रहें, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।